नमस्कार साथियों, आपका आरजे चांदा एकेडमी पर पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी आज एक वीडियो बनाया था, उसमें आपसे कमेंट्स लिए गए थे कि मैंने ऑडिट तो कंप्लीट करवा दी आपकी, ठीक है। अब अगली नए सब्जेक्ट कौन से स्टार्ट की जाए, तो आप सभी साथियों के कमेंट आए, मुझे अच्छा लगा। तो आपने बताया कि सर इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिए, तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों चिंता ना करें, इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर दिए मैंने। आज से मैं इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम मोटा मोटा इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। किस तरीके से पेपर आता है, पिछला पेपर कैसा आया था, उन क्वेश्चनों को देख के हम फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, यानी जो ये सिलेबस था इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले बता दिया था मैंने। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, कुल 75 नंबर का आएगा। पर इसमें कितनी यूनिट है ये देखो पहले तो। देखिए साथियों, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 12 टोटल यूनिट है। 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से डिवाइडेड होंगे, यानी राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी राजस्थान की इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, तो आपको विशेष रूप से इंडियन इकोनॉमिक्स पर फोकस करना होगा। तो 12 यूनिट में पहली यूनिट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी इंडियन इकोनॉमी, फीचर एंड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है, फ्यूचर और प्रॉब्लम, यानी इंडियन पॉलिसी, आर्थिक नीति क्या है, औद्योगिक नीति क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है भारत की। तो दोस्तों, ये जो पेपर ये सिलेबस था 2013 का है, तब 2023 चल रही है। हालांकि मेरा मानना है कि सिलेबस में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, यानी थोड़ा बहुत तो होगा, वो हम आपको कवर करवाएंगे, आप चिंता ना करें। पर ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका हम पिछले 2013 के हिसाब से अध्ययन नहीं करेंगे, करंट यानी 2023 की जो सिचुएशन है इंडिया की, उसके हिसाब से अपन स्टडी करेंगे। अगला है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, यानी जो योजना वर्षीय चलती है, पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी प्लानिंग कैसी है। हालांकि इसकी जगह नीति आयोग आ गया, लेकिन अभी तक अपन को इसको पढ़ना भी है। और बेसिक फीचर्स ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, हालांकि मेरे हिसाब से ये चैप्टर हटेगा, निश्चित हटेगा, लेकिन इसको अपन मोटा मोटा देख लेंगे। अगला है जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, इसके कारण है, प्रभाव क्या है, रेमेडीज क्या है, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जनसंख्या के संबंध में आर्थिक वृद्धि का क्या संबंध है, ये पढ़ेंगे। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या क्या योगदान है। सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कृषि वित्त के स्रोत क्या है। रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी अभी हाल ही में मार्केटिंग विपणन के अंतर्गत, कृषि विपणन के अंतर्गत क्या क्या चलन चल रहा है। अगला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया, यानी औद्योगिक वृद्धि के बारे में क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है भारत में। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, अब स्फीति होती है ना, कारण, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है, उनकी क्या भूमिका और क्या क्या समस्याएं हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी जो वैश्वीकरण और ये निजीकरण हुआ था, भूमंडलीकरण, उनमें कृषि और उद्योग के अंतर्गत क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, यानी 91 के पश्चात, 91 के पश्चात। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडियन इकोनॉमी, यानी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, यानी एमएनसीज कंपनीज है विदेशों की, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था का में क्या भूमिका रही है, क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि ये अध्ययन अपन 2023 को बेस मानते हुए करेंगे साथियों। 2023 की जो वित्त वर्ष 23-24 के अंतर्गत क्या सिचुएशन है, उसी डाटाओं को ध्यान में रखते हुए अपन करंट अध्ययन करेंगे। पिछली चीज़ों से अपन को कोई मतलब नहीं है, यानी इकोनॉमिक्स डेटाबेस सब्जेक्ट है, हर साल चेंज होते रहते हैं।
यानी आपका ऑडिट था, बिजनेस था, अकाउंट्स था, ये फिक्स होते हैं, चाहे आप 10 साल बाद में पढ़ो चाहे 20 साल बाद में पढ़ो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हर साल डाटा चेंज होते रहते हैं, तो उन्हीं डाटाओं को मद्देनजर रखते हुए अपन अपनी स्टडी करेंगे। अगला है नेशनल इनकम, है राष्ट्रीय आय। उसका कंसेप्ट क्या होता है, कंप्यूटेशन एंड मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राष्ट्रीय आय कितने प्रकार की होती है, क्या सूत्र होते हैं, कैसे निकाला जाता है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एमएनपी क्या होती है, बाजार मूल्य क्या होता है, इन घटकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। और दोस्तों लास्ट में ये 11 यूनिट तो है केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की, और लास्ट यूनिट है इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, यानी बेसिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान के। डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन आने का चांसेज है। ये तो दोस्तों हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की बात, यानी सिलेबस आपके सामने आ ही गया। हम इनको पहले हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक या दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, आपको 2 दिन में राजस्थान की कंप्लीट करवा दूंगा। फिर उसके बाद में चलेंगे हम इंडियन इकोनॉमी पर। ये तो दोस्तों सिलेबस हो गया। अब अपन मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि पिछले साल का जो पेपर आया था दोस्तों, यानी जो पिछले साल एग्ज़ाम लगा था, उसके पेपर को देखते हैं। आपको पता लग आपने देख लिया होगा, लेकिन पुनः देखते हैं कि इसका लेवल किस तरीके का था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। और उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेते हैं अभी आपके सामने, ठीक है साथियों। और क्वेश्चन 75 से स्टार्ट होंगे। अब देखिए साथियों 76 से यानी मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक इकोनॉमिक्स में आते हैं वो वित्तीय वर्ष के डाटा बेस्ड आते हैं। अब तो 14-15 का है, उससे अब एक क्वेश्चन है जैसे 14-15 वर्ष 2014-15 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किस देश को किए गए। तो अपन को 14-15 के डाटा से मतलब नहीं है, अपन को 2023 के डाटा से मतलब है। और आपका 23 के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जो 23 की स्थिति क्या है उस हिसाब से अपन स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तो हम इसको क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, पेपर को सोल्व कर रहे हैं। जो 2014-15 में स्थिति थी, उस टाइम एग्जाम लगा था, उस हिसाब से इनको हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014-15 में भारत में सर्वाधिक निर्यात यानी एक्सपोर्ट किस देश को किया गया था। उस समय वर्ष वित्तीय वर्ष 14-15 के दौरान सर्वाधिक एक्सपोर्ट किस देश को किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत उस समय सर्वाधिक एक्सपोर्ट रूस को किया गया था। यानी किसको किया गया था, रूस को किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में रिजर्व बैंक ने बहुनीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति की माप हेतु निम्न में से कौन सा कीमत सूचकांक अपनाया है। दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, यानी थोक मूल्य सूचकांक, इसमें ये आंसर आ जाएगा। उस वक्त की बात है ये। अगला है भारत में सहकारी साख ढांचे में निम्न में से कौन सी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के दोबारा चांसेस हैं। याद रखें कि भारत में सहकारी ढांचे यानी कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, उसका स्ट्रक्चर में कौन सी संस्था किसानों को लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रदान करती है, यानी लोन प्रदान करती है। तो इसके अंतर्गत जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वो किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसमें आंसर आ जाएगा 3। अब अगला बात करते हैं कि एनएसओ। अभी तो एनएसओ का काफ़ी डाटा चेंज हो गए, ये अब बात कर रहे हैं उस टाइम की। एनएसएसओ के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि साख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है, तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि किसानों को दी जाने वाली साख संस्थागत साख में कमी आई है। यानी उस वक्त की बात करें तो किसानों को दी जाने वाली संस्थागत साख में कमी आई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, यानी निम्न कथनों पर ध्यान देना है। तो इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही गलत है दोनों सही है, ठीक है। यानी पहला कथन कह रहा है कि भारत में 2011-12 के बाद सकल जोड़े गए मूल्य सकल घरेलू और उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण का प्रतिशत हिस्सा गिरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद के गिरते हुए अनुपात का कारण सरकारी क्षेत्र के विनियोगों में हुई कमी है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा दोस्तों में? ए और बी दोनों कथन सही है, यानी जो ऊपर कथन ए कह रहा है वो भी सही है और कथन बी कह रहा है वो भी सही है। तो इनमें आंसर आ जाएगा 3, ए और बी दोनों सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना एक बड़ा कदम है, यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना थी उस समय 2016 में जब पेपर लगा था, तो उसकी मेन बड़ा कदम क्या था? तो इसका बड़ा कदम था कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों यानी एमएसएमई जो होते हैं उनको उदार ऋण सुविधाएं देने के लिए इस योजना की स्थापना की गई थी। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों को। ठीक है साथियों। अगला है भारत में योजना अवधि में सर्जित यानी जो पंचवर्षीय योजना अवधि थी में सर्जित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में काफी अंतर रहा है। इस स्थिति के लिए निम्न में कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? यानी जो योजना अवधि में जो सर्जित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में काफी अंतर हुआ है, उनमें मेन कारण कौन सा जिम्मेदार नहीं था, अपन को ये देखना है। तो इसमें भारत में जल संसाधनों की कमी तथा सूखा यह भी कारण था। कमांड क्षेत्र का अधूरा विकास ये भी था। सिंचित भूमि का अन्य प्रयोजन उपयोग ये भी था। तो इसमें मैं कारण नहीं था अपूर्ण वितरण व्यवस्था, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2, अपूर्ण वितरण व्यवस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें से लगभग 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आपके डाटा बेस्ड के लगभग क्वेश्चन है, यानी ये डाटा तो आपको अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे। यानी अभी भी जो एग्जाम लगेगी उसमें डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि कोई सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अच्छी तरह पढ़िएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बार बार आप पढ़ेंगे तो उस चीज़ को। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में जोड़े गए कुल मूल्य 11-12 की कीमतों पर निर्माण क्षेत्र का योगदान क्या रहा था? यानी उस समय कितना योगदान रहा था? यानी उस टाइम पे लगभग 35%, यानी सॉरी 25%, यानी करीब 25% योगदान रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरकार ने 2015 से 20 की अवधि के लिए भारत की नई विदेश व्यापार नीति घोषित की है। यानी उस समय 2014 के अंतर्गत नई विदेश व्यापार नीति घोषित की गई थी। अब तो नई व्यापार नीति आ गई है, उसका अलग से अपना अलग पढ़ेंगे। 15-20 वाले से अपन कोई लिंक नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या था उस समय? इन नई विदेश व्यापार नीति 15 से 20 की अवधि के संबंध में उद्देश्य क्या था? तो इसका देखते हैं कि इसका मेन उद्देश्य 19-20 तक भारत के निर्यातों को 1000 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, यानी 1000 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में 1 अप्रैल 2015 को एक नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अवधि के लिए घोषित की गई थी। इस नीति के केंद्र में है, जो नीति घोषित की गई थी 1 अप्रैल 15 को, उस नीति के क्या क्या कार्य थे? यानी अगला इसमें आंसर आ जाएगा आपका निर्माणी तथा सेवाओं दोनों के निर्यातों को समर्थन देना तथा कारोबार में आसानी स्थिति को सुधारना, ये इसका आंसर था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में दिसंबर 14 के बाद लगातार माल के निर्यात में कमी आई है। भारत के निर्यातों में इस कमी का कारण क्या रहा है? तो दोस्तों इसमें मेन कमी का कारण रहा है वस्तुओं, विशेष रूप से पेट्रोलियम की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, ये इसका कारण था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय नेशनल जो इनकम होती है वो उसके बारे में। यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें दोस्तों राष्ट्रीय आय प्राप्त आय है, जबकि व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम आवश्यक रूप से प्राप्त आय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अब बात करते हैं भारत में निम्न में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक है? यानी भारत के किस राज्य या जो संघ शासित प्रदेश में वहाँ पे जीडीपी का सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में हिस्सा किस राज्य या संघ शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों इसमें उत्तर आ जाएगा अपना दिल्ली। यानी उस वक्त पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान था कि दिल्ली में ही काफ़ी कंपनियां
थी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त को संकलित करती है और जारी करती है? यानी ये क्वेश्चन को कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सी संस्था मूल्य सूचकांक जारी करती है, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त को संकलित करती है और जारी करती है। तो इसमें आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कि इनका संचालन श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा किया जाता है। हालांकि मैं इन चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा सब चीज़ों को। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा किया जाता है। नहीं, कई लोगों ने इनमें NSSO को किया था, रिजर्व बैंक को किया था, CSO को किया था, पर इसका एग्जैक्ट आंसर श्रम ब्यूरो शिमला होगा। अब है राजस्थान के 14-15 के बजट के निम्न में से कौन से कथन तथ्य सत्य हैं? और जो राजस्थान का क्वेश्चन पूछा गया है, अब काउंट करना है कि राजस्थान से कितने क्वेश्चन आए हैं। 90 क्वेश्चन में कौन सा आंसर? ये पहले तथ्य पढ़े 3। कुल व्यय का करीब 82% राजस्व से पूरा किया गया। राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का करीब 24% था। राजस्व व्यय का करीब 11% ब्याज भुगतान में जाता था। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी 1 व 3, यानी फर्स्ट और थर्ड इसमें सही होंगे, यानी सेकंड गलत होगा। 1 और सॉरी कैंसिल हो गया, फर्स्ट और सॉरी ये सेकंड होगा, फर्स्ट और थर्ड सही है। अब बात करते हैं 91 की, राजस्थान में संधारणीय कृषि के राष्ट्रीय मिशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? यानी इसमें जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ खेती शामिल नहीं है, यानी थर्ड इसके अंदर शामिल नहीं है और शामिल है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन शामिल है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास है, गुणवत्तापूर्ण बीजों उत्पादन वितरण शामिल है। इन राजस्थान से अभी तक 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अगला है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि का क्या लक्ष्य रखा गया? दोस्तों उस समय जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका क्या लक्ष्य रखा गया था? उस समय क्या रखा गया था? अभी तो डाटा चेंज हो गया, नीति आयोग आ गया है पंचवर्षीय योजना की जगह। तो उस समय पंचवर्षीय योजना में 8% का लक्ष्य रखा गया था। कितना रखा गया था? 8% का लक्ष्य रखा गया था। अब ये 3 क्वेश्चन आ गए राजस्थान से। अब अगला है चौथा क्वेश्चन राजस्थान के संबंध में है। राजस्थान संपर्क परियोजना राजस्थान में निम्न उद्देश्य के लिए शुरू की गई, यानी संपर्क परियोजना थी, किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो इसका मेन उद्देश्य था राजस्थान में सड़कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क प्रदान करना है। राजस्थान में विश्व स्तरीय नेटवर्क प्रदान करने का उद्देश्य था। यानी अब तक राजस्थान से 3-4 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है 94, भारत सरकार के नूतन और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभाव्यता क्या थी? यानी राजस्थान में सौर ऊर्जा थी, रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना कितनी थी, कितनी गीगावाट थी? तो उस समय 25 गीगावाट की संभावना थी। अब तो अलग स्थिति है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए राजस्थान संबंधी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 14-15 में सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत क्या हुआ? यानी जो ग्रोस रेवेन्यू था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों का क्या प्रतिशत अनुपात रहा था 14-15 के वित्तीय वर्ष में? तो दोस्तों उस टाइम पे 46-54 का अनुपात रहा था, यानी 46% तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम मिली थी और 54% इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम मिली थी। अब बात करते हैं, भारत में वर्ष 2014 में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? यानी वर्ष 2014 में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? यानी उस समय सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 50% था। सेवा क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज घेरता है। अब दोस्तों बात करते हैं, भारतमाला कार्यक्रम किससे संबंधित था? यानी भारतमाला कार्यक्रम किससे संबंधित था? एक सेकंड रुकिए दोस्तों। यानी भारतमाला कार्यक्रम संबंधित था, यानी भारत में सड़क आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित था या भारत में रेल आधारभूत संरचना के विकास से था? तो दोस्तों इसके अंतर्गत आंसर आ जाएगा, यह है भारत में रेल, यानी भारत में रेल आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित था, भारतमाला कार्यक्रम चला था।
अगला है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों के संदर्भ में आर्थिक सुधारों को दो भागों में बांटा गया था। यानी जो वैश्वीकरण लागू हुआ था 1991 में, यानी प्रथम भाग में स्थिरीकरण कार्यक्रम अपनाया गया था, जो अल्पकालीन था या मध्यकालीन था या दीर्घकालीन या अल्पकालीन या दीर्घकालीन अवधि का था। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा आपका दीर्घकालीन अवधि के रूप में बनाया गया था। यानी वैश्वीकरण का जो टाइम था वो दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं भारत में पहली जनगणना कब आरंभ हुई थी। देखिए दोस्तों, ये कह रहा भारत में पहली जनगणना कब आरंभ हुई थी, यानी भारत में पहली जनगणना कब आरंभ हुई थी, यानी भारत में, यदि इसमें अभी कंफर्म नहीं दे रखा है कि ये स्वतंत्र भारत में पूछी गई है या अंग्रेजों के टाइम की थी, तो अंग्रेजों के टाइम में भारत में पहली जनगणना 1891 के अंतर्गत हुई थी। यानी आंसर आ जाएगा इसका 2, 1891 में पहली जनगणना हुई थी। अब अंतिम क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में क्या किया जाना चाहिए। यानी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे देश में क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो पहला है शिशु मृत्यु दर को घटाना, अगला है कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना, अगला है अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू करना या उच्च शिक्षा का निजीकरण। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू करना, यानी सोशल वेलफेयर जो प्लान्स होते हैं, योजना होते हैं, उनको शुरू करेंगे जब भी जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित होंगे। तो दोस्तों आपने पेपर देख लिया होगा, यानी 4 अक्टूबर 2016 को ये पेपर आयोजित हुआ था। उस समय इकोनॉमिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, यानी 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो राजस्थान से संबंधित पूछे गए थे, यानी मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन राजस्थान से आएंगे इकोनॉमिक्स में, और 20 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक के थे। तो इकोनॉमिक्स का लेवल बहुत अच्छा था, हालांकि इतना टाइट भी नहीं था, इतना ईजी भी नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छी तरह से पूछे गए थे। तो आपको इकोनॉमिक्स को हल्के में नहीं लेना है, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करनी है, इसके डाटाओं को अच्छी तरह से याद रखना है, और जो भी करंट के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में जो भी फेरबदल चेंजिंग हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चिंता ना करें, मैंने इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट करने का प्लान पूरा कर लिया है, इकोनॉमिक्स में आपकी पढ़ाऊँगा। तो पहले हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, एक दो तीन दिन में राजस्थान के पूरा करवा देंगे, उसके पश्चात इंडियन इकोनॉमिक पर विस्तार से चलेंगे। आप चिंता ना करें, इकोनॉमिक्स में शानदार पढ़ाऊँगा आपको। कोई भी आपको कंसेप्ट में कोई सस्पेंस हो तो मुझे पूछिए, कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल आरजे चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं अकाउंटेंट एग्ज़ाम की, इकोनॉमिक्स का अभी तक मार्केट में किसी प्रकार का मैटर अवेलेबल नहीं है, तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करें। थैंक यू साथियों, जल्द मिलते हैं। आपको इकोनॉमिक्स की क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी है, यानी जल्द डे बाय डे आपको 1 या 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। आप उनको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और अंत में आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।